नमस्कार दोस्तों। आसमान में जगमगाते हुए चांद और टिमटिमाते हुए तारों को देखकर वहां तक पहुंचने का सपना किसने नहीं देखा होगा। ज्यादातर बच्चों की कहानियों में चांद और तारों के साथ उनमें रहने वाली परियों की बातें भी बताई जाती हैं। न जाने कितने ही पुराने समय से रात के आसमान में दिखने वाले ये खूबसूरत चांद और तारे कवियों की इमेजिनेशन का सेंटर रही हैं। लेकिन ये बातें सिर्फ आसमान को देखने तक सीमित न रहकर उसके बाहर जाकर उड़ने और यहाँ तक कि दूसरे प्लैनेट्स पर इंसानों को बसाने तक पहुँच चुकी है। आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मंगल और चांद पर सच में इंसान को बसाया जा सकता है या सिर्फ बस हवा में किले बनाने जैसा है। और साथ में मैं आपको स्पेस एक्सप्लोरेशन में आने वाले 5 ऐसे चैलेंजेस के बारे में बताऊंगा जिनका हल अभी भी किसी साइंटिस्ट के पास शायद नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं जिनमें अभी तक सबको यही पता है कि सिर्फ पृथ्वी पर ही ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कोई जिंदा रह सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों, तो जरा दूसरे प्लैनेट्स का हाल सुन लीजिए। बुध ग्रह यानी मरकरी, ये प्लैनेट सूरज के सबसे पास है। इस पर दिन का तापमान 400 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में ये -170 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे गिर जाता है। यहाँ लगभग हवा है ही नहीं। शुक्र ग्रह यानी वीनस, ये सिर्फ नाम से ही रोमांटिक लगता है क्योंकि इसमें हमेशा लगभग 460 डिग्री का तापमान बना रहता है और वैसे आसमान में चमकता हुआ ये बहुत सुंदर लगता है और ये हमें सुबह या शाम एक बड़े तारे जैसा दिखाई पड़ता है। इसीलिए इसे कभी मॉर्निंग और कभी इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये चमकता क्यों है? आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के बादल छाए रहते हैं। जी हाँ, एसिड के बादलों की चमक है वो। हमारे सोलर सिस्टम में 4 बड़े प्लैनेट्स हैं जो हमारी अर्थ से हजारों गुना बड़े हैं। अब इससे पहले कि कोई ये सोच ले कि ये इतने बड़े हैं तो इन पर रहना चाहिए, लेकिन ऐसे सोचने वालों को मुझे ये कहना पड़ेगा कि ऐसे सपने मत देखो क्योंकि इन पर कोई ठोस जमीन है ही नहीं। ये तो सिर्फ गैस और आइस के जायंट्स हैं। जी हाँ, इन पर तो सिर्फ गैस और लिक्विड मीथेन और एमोनिया जैसी चीजें हैं। लेकिन इनके अलावा भी हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसी जगह हैं जिन पे शायद इंसान को बसाने की कोई उम्मीद है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा फेमस नाम मंगल ग्रह का आता है। मंगल ग्रह का तापमान भी दूसरे प्लैनेट्स के मुकाबले थोड़ा ठीक लगता है। यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड और मिनिमम -140 तक रहता है। कम से कम वहाँ इतना तो है कि कोई चीज जल के राख तो नहीं होगी। लेकिन बिना किसी हीटर सिस्टम के -140 डिग्री सेंटीग्रेड में इंसान का जिंदा रहना तो इम्पॉसिबल है। यहाँ पर यह बात याद रखिएगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जमती है, तो सोचिए -140 में जाने पर कैसा लगता होगा। इसके साथ वहाँ बहुत ज्यादा CO2 मौजूद है। ये वही गैस है जो ज्यादातर एनिमल्स और ह्यूमन सांस से बाहर छोड़ते हैं, लेकिन लाइफ देने वाली ऑक्सीजन वहाँ बहुत कम है। इसके अलावा वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के मुकाबले 1% से भी कम है। कोई इंसान अगर बिना स्पेशल सूट के खुले आसमान के नीचे वहाँ जाएगा तो उसका जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। इसके अलावा मार्स पर इंसान को बसाने में कई और प्रॉब्लम्स भी हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है हमारी पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी। वैसे तो ये दूरी हमेशा घटती और बढ़ती रहती है, लेकिन फिर भी जब मंगल ग्रह हमारे सबसे पास होता है तो वह 5 करोड़ किलोमीटर से भी दूर होता है। लेकिन वैसे तो लगभग वो हमसे ऑन एन एवरेज लगभग 22 करोड़ किलोमीटर दूर रहता है। इतनी दूरी होने की वजह से जब अर्थ से कोई रेडियो पर हेलो भी बोलता है तो वो मार्स पर लगभग 10 मिनट बाद सुनाई देता है। उसी तरह अगर कोई इंसान या रोबोट मार्स से उस हेलो का जवाब देता है तो फिर से उसे हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 10 मिनट का टाइम लगता है। इस तरह अगर देखा जाए तो किसी सवाल का जवाब सुनाई देने में हर बार टोटल 20 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम और भी है। मंगल ग्रह तक पहुंचने में किसी स्पेसक्राफ्ट को 7 से 9 महीने का टाइम लगता है और अभी तक ये ट्रिप सिर्फ 1 वे ही पॉसिबल है। मतलब ये कि मार्स पे हम कुछ सामान भेज तो सकते हैं लेकिन वहां से वापस नहीं ला सकते। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी क्यों बड़ी कंपनीज जैसे कि स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन इतना रिस्क उठाकर भी स्पेस मिशंस को लेकर इतना इंटरेस्ट में रहते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये कंपनीज हमेशा अपने स्टॉक की वैल्यूज को बढ़ाने में इंटरेस्टेड रहती हैं।
जी हाँ, सच तो ये है कि इन कंपनीज को स्पेस एक्सप्लोरेशन और मार्स कॉलोनाइजेशन से ज़्यादा इंटरेस्ट अपनी कंपनीज की वैल्यूएशन को बढ़ाने में है। ये कंपनीज स्पेस एक्सप्लोरेशन का हाइप क्रिएट करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बटोरना चाहती हैं ताकि उस पैसे को दूसरे कामों में लगाया जा सके। दरअसल ये कंपनीज मार्स के टिकट बेच के पैसे कमाती ही नहीं है। इनके पैसे कमाने के जो तरीके हैं वो हमारे अर्थ के बाहर से नहीं बल्कि यहीं से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेसएक्स कंपनी को ही लीजिए। इसके फाउंडर इलॉन मस्क हैं और ये कंपनी अपनी 70% से ज़्यादा कमाई स्टारलिंक इंटरनेट से करती है। दोस्तों, स्टारलिंक अभी हाल ही में इंडिया में भी लॉन्च हुई है। ये सर्विस छोटे छोटे सैटेलाइट्स के जरिए पृथ्वी के लगभग हर जगह पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवा सकती है। इसकी खास बात यह है कि इसको यूज करने के लिए किसी मोबाइल टावर या तारों की जरूरत नहीं पड़ती। ये किसी के छत पर लगे छोटे से डिश से सीधे स्पेस में घूमते स्टारलिंक सैटेलाइट से डेटा भेज और रिसीव कर सकती हैं। इसके अलावा मार्स कॉलोनाइजेशन की इतनी बातें करते हुए भी ये कंपनी दूसरों के सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करने का काम करती है। तो आप खुद ही देख लीजिए कि इन सब चीजों का कनेक्शन मार्स से दूर दूर तक कहीं नहीं है। लेकिन फिर एक बार के लिए यह मान भी लिया जाए कि इंसान को अर्थ के अलावा कहीं बसाया भी जाना चाहिए, तो आपको जान लेने चाहिए वो 5 रीजंस जिनकी वजह से दरअसल स्पेस एक्सप्लोरेशन हद से ज्यादा मुश्किल है। रीजन 1, ये हद से ज्यादा महंगा है। स्पेस में कुछ भी भेजने के लिए उसे बहुत ही ज्यादा स्पीड से अर्थ के बाहर धकेलना होता है। अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए उस चीज की स्पीड लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए बहुत ईंधन की जरूरत पड़ती है। दरअसल 1 किलोग्राम भारी चीज को स्पेस में भेजने के लिए लगभग 22 किलो का फ्यूल जलाना पड़ता है। अब इससे होता यह है कि जितना ज़्यादा फ्यूल आप लेके उड़ना चाहोगे उतना ही और ज़्यादा भारी आपका स्पेसक्राफ्ट होता जाएगा और उस भारी स्पेसक्राफ्ट को अर्थ से बाहर निकालने के लिए उससे और ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रॉब्लम को फ्यूल स्पाइरल प्रॉब्लम कहा जाता है। रीज़न 2, स्पेस में इंसान को जिंदा रखना। स्पेस में कोई ऑक्सीजन यहाँ तक कि कोई हवा भी नहीं होती। स्पेस का तापमान भी लगभग -270 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। इसके साथ ही वहाँ हवा का दबाव यानी एयर प्रेशर न होने की वजह से बिना स्पेशल कपड़ों के इंसान सिर्फ 10 सेकंड में बेहोश हो जाएगा। स्पेस में लंबे समय तक रहने से इंसान की हड्डियां और मसल्स कमज़ोर होने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती। ग्रेविटी का फोर्स नहीं होने की वजह से वहाँ किसी चीज़ का कोई वजन नहीं होता और बिना वजन उठाए इंसान की बॉडी वीक होने लगती है। अभी तक साइंस में बिना साइड इफेक्ट्स के आर्टिफिशियल ग्रेविटी बनाने का कोई तरीका मौजूद नहीं है। रीजन 3, कॉस्मिक रेडिएशन। अर्थ के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, मतलब कि स्पेस में कोई नॉर्थ पोल या साउथ पोल नहीं है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड न होने की वजह से सूर्य और स्पेस से आने वाले रेडिएशन से कोई सुरक्षा नहीं होती। स्पेस में यात्रा करने वाले इंसानों को रेडिएशन से बचने का कोई पक्का तरीका अभी मौजूद नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि किसी लोहे या लेड की प्लेट से कॉस्मिक रेडिएशन को रोका जा सकता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। कॉस्मिक रेज अगर किसी भारी धातु से टकराती हैं तो उस टकराव से उन धातुओं से दूसरे तरह के रेडिएशन निकलने लगते हैं। ऐसे रेडिएशन और भी खतरनाक होते हैं। ऐसा सोचिए कि जब कोई बंदूक की गोली अगर किसी पत्थर से टकराए तो उस पत्थर के उड़ते हुए टुकड़े कितने खतरनाक हो जाएंगे। कॉस्मिक रेडिएशन भी कुछ इसी तरह का होता है। रीजन 4, डिस्टेंट लैंडिंग और वापस लौटने के चैलेंज। दूसरे ग्रहों और सैटेलाइट्स पे हवा बहुत कम होने की वजह से अर्थ की तरह पैराशूट काम नहीं करते। इससे होता यह है कि वहाँ उतरते वक्त स्पीड कम करना एक चैलेंज हो जाता है। लेकिन जहाँ हवा होती है वहाँ उतरते हुए हवा से फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा हीट भी जनरेट होती है। ये हीट इतनी ज़्यादा होती है कि उतरने वाले स्पेसक्राफ्ट का टेम्परेचर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। इस हीट से स्पेसक्राफ्ट को बचाने के लिए उसके नीचे हीट शील्ड के टाइल्स लगाई जाती हैं। अगर टाइल्स ठीक से न लगी हो या टूट जाए तो उससे वो गर्मी स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाकर उसको पिघला सकती है, जिससे स्पेसक्राफ्ट हवा में ही पूरा टूट सकता है। कुछ ऐसा ही 1 फरवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया के साथ हुआ था। री एंट्री के समय हीट शील्ड के टूटा हुआ होने की वजह से कोलंबिया स्पेस शटल जमीन से लगभग 60 किलोमीटर ऊपर आसमान में टुकड़े टुकड़े हो गया। उसमें मौजूद सभी 7 एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेजिक डेथ हो जाती है, जिसमें से एक भारत की एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला भी थी। रीजन 5,
कम्युनिकेशन डिले और नेविगेशन प्रॉब्लम्स। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि स्पेस में इतनी ज़्यादा दूरी होने की वजह से रेडियो पे बात करने में बहुत डिले होता है। कई बार तो ये डिले कुछ मिनटों से कई घंटों तक का हो सकता है। ऐसे में किसी स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल भेजना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सोचिए अगर आप किसी स्पेसक्राफ्ट को लेफ्ट टर्न करने के लिए बोलें और उसे ये सिग्नल 2 घंटे बाद मिले तो क्या हो जाएगा। इसके अलावा करोड़ों किलोमीटर दूर जाने पर स्पेस में अपनी सही जगह का पता लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेस में न तो जीपीएस काम करता है, न कंपास और न मोबाइल की लोकेशन। ऐसे में अपनी सही लोकेशन जानना भी एक चैलेंज हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंसान की जिंदगी ही ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल की होती है और स्पेस में चीज़ें एक दूसरे से इतनी दूर दूर हैं कि रोशनी जिसकी स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, उसको भी वहां तक पहुंचने में कई हजार साल लगते हैं। दोस्तों, फिजिक्स का एक रूल है, इसके अकॉर्डिंग कोई भी चीज लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज ट्रैवल नहीं कर सकती। तो फिर आप खुद ही सोचिए कि स्पेस में दूर यात्रा करना सच में कितना पॉसिबल है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।